जंग खत्म हो चुकी है। इस जंग के असरात पूरी दुनिया पे क्या पड़े? जब अमेरिका ये कहा करता था कि हम ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, तो जब उन्होंने वो एटम बम दिखाया तो ईरान ने इकोनॉमिक बॉम्ब उनको दिखाया हुर्मुज़ की शक्ल में। हुर्मुज़ को बंद करना ऐसे ही है कि जैसे आपने पूरी दुनिया में एक जो इकोनॉमिक बॉम्ब है वो चला दिया। एक ऐसा मुल्क जो तमाम तरह सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपने एक लोहा मनवाया, तो उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से इतने बड़े ताकतवर ममालिक को उन्होंने पसपा कर दिया? उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D उसके ऊपर पैसा लगाना ख़त्म नहीं किया था। और वो एक पढ़ी लिखी कौम है और वो कोई जुमा 8 दिन से वो कौम तैयार नहीं हुई, सदियों से वो कौम वहीं पे मौजूद है जहाँ पे वो मौजूद है। पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, हमें उस पर फख्र। इतना बड़ा सहरा रब ने हमारे सर रखना था, इसको इस किरदार को आप पाकिस्तान के कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस थी पाकिस्तान की उस वक्त, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिप्लोमेसी जो है उसकी एप्लीकेशन की। क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। हम इस खिते में देखते हैं ईरान ने अपने आप को मनवा दिया, इसराइल और इनको बैकफुट पे धकेल दिया। आने वाले दिनों में उसकी सियासत, उसकी मईशत, उसकी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे, जंग ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसके असरात आज भी बाकी हैं। क्या ईरान इस खित्ते में एक नया उभरता हुआ मुल्क की सूरत में आ रहा है? क्या उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसने पूरी दुनिया को किस तरीके से मुतासर किया? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब देने के लिए हमारे पास बड़े खूबसूरत मेहमान मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और आप उसको देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में भी, ख़ासकर अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, चाइना में भी एक खसूसी दौरे पर गए थे और वहाँ की सिक्योरिटी के मामला भी बड़े करीब से उन्होंने देखे, उस पर भी बात करेंगे। जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ख़ासकर उनकी पहचान जो है वो ये है कि वो हिंदुस्तानी एंकरों को रोस्ट करते हैं, रोस्टर है वो उनके लिए बना। सो बहरहाल पाजी राजा फैसल हमारे साथ है। पाजी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल बेहतरीन। एंड हरमीत, इट्स एन ऑनर टू बी विद यू एज ऑलवेज। पाजी, जंग खत्म हो चुकी है। अब अगर हम देखें, एक तरफ तो जंग जिसने पूरी दुनिया को यहाँ से पकड़ा था, शुरुआत ये थी कि ईरान के दूसरे ममालिक में यहाँ भी रिजीम चेंज कर दी जाएगी और मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ना हुई। इस जंग के असरात पूरी दुनिया पे क्या पड़े? और अब आप देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ईरान की, जिसने USS इब्राहिम लिंकन को पीछे कर दिया, मजबूर कर दिया, जराड को पीछे कर दिया, बहुत सारे चीज़ों के हवाले से 13 से ज़ायद अड्डे जो हैं, जो टेक्नोलॉजी का हब थे, उनको सरेंडर करना पड़ा। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20% ऑफ जो एनर्जी नीड्स हैं पूरी दुनिया की, वो हुर्मुज़ से पूरी होती हैं। एंड समहाउ वो जो 20% एनर्जी की नीड्स हैं, ये उन मुल्कों की हैं जो कि प्रोडक्टिव कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे के प्रोडक्शन हब्स हैं, जहाँ पे के मैन्युफैक्चर होती हैं चीज़ें, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। और ये जो 4 ममालिक हैं, ये ऑलमोस्ट आधी आबादी है पूरी दुनिया की। इनको 20% जो एनर्जी जाती है पूरी दुनिया की, 20% इस तरफ से, दैट इज एक्चुअली द इंजन ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक इंजन है। जब इंजन को ही नहीं जा रहा हो तो बाकी पूरे गाड़ी को बेशक आप तेल देते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल हुर्मुज़ बंद होने से एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर। पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एंड मेरे ख्याल में जब अमेरिका ये कहा करता था कि हम स्टोन एज में ले जाएंगे ईरान को और हम ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, इसकी तारीख तबाह बर्बाद कर देंगे, ओवरऑल वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम एटम बम मार देंगे। तो जब उन्होंने वो एटम बम दिखाया ईरान को, तो ईरान ने इकोनॉमिक बॉम्ब उनको दिखाया हुर्मुज़ की शक्ल में। हुर्मुज़ को बंद करना ऐसे ही है कि जैसे आपने पूरी दुनिया में एक जो इकोनॉमिक बॉम्ब है वो चला दिया है। तो मेरे ख्याल में ईरान ने स्ट्रेटेजिकली बड़े ही विजडम के साथ ये जंग लड़ी है। उनको जितना क्रेडिट दिया जाए उतना ही कम है। हम लोग हमेशा जंग के शुरू में, लास्ट ईयर भी मैं यही कहता रहा कि ये कहाँ इनके फाइटर जेट्स और कहाँ इनके टैंक्स और कहाँ इनकी मॉडर्न शिप्स, लेकिन
उन्होंने मुझे भी गलत साबित कर दिया। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम जिस सदी में बैठे हैं और जिस जगह पे बैठे हैं उसमें शायद इन खिलौनों की अब कोई अहमियत नहीं रही। जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जंग लड़ी और जीती, वो उनको जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। अच्छा राज साहब, आपने पूरी तकरीबन दुनिया देखी और दुनिया के वो क्रिटिकल मामलात, सेंसिटिव मामलात पे बड़ा अच्छा आपका तबसरा होता है और आप अच्छा ट्विटर अकाउंट पे भी बड़ा आप लिखते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तमाम तर सैंक्शंस, तमाम तर पाबंदियां होने के बावजूद जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया हैरान हुई है। आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने एक नया यानी एक ऐसा मुल्क जो तमाम तरह सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपने एक लोहा मनवाया, तो उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से इतने बड़े ताकतवर ममालिक को उन्होंने पसपा कर दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही। और ओवरऑल आपको एक चीज़ सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि बेशक वहाँ पे सैंक्शंस थी, बेशक वहाँ पे इकोनॉमिक बैरियर्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D उसके ऊपर पैसा लगाना ख़त्म नहीं किया था। उन्होंने इन दोनों के ऊपर बेतहाशा पैसा लगाया। आज के ईरान में आपको थाउजेंड्स बल्कि लाखों में आपको PhDs मिलते हैं, ठीक है। और वो एक पढ़ी लिखी कौम है और वो कोई जुमा 8 दिन से वो कौम तैयार नहीं हुई। वो उस कौम को सदियों से वो कौम वहीं पे मौजूद है जहाँ पे वो मौजूद है। और इस कौम में ऑफ कोर्स वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि बेशक वो इकोनॉमिक बैरियर्स थे, दूसरे मुल्कों में उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ नहीं सकते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन ये है कि उन्होंने ईस्ट की तरफ देखा। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने चाइना की तरफ देखा और उन्होंने इवन रशिया की तरफ भी देखा, अपने आप को खुद वहाँ से असिस्टेंस भी ली। दे हैव रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम दीज कंट्रीज एज वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग द राइट टेक्नोलॉजी, लेकिन टू ascertain and to assess कि किस किस्म की उनको राइट टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर ज़रूरत है। आई थिंक दैट वाज पिवटल। ये बहुत अहम था उनके तनाजुर में। और जिस तरीके से उन्होंने एक राइट और एप्ट जो टेक्नोलॉजी है वो गेन की। अब वो ड्रोन जो कि $27,000 का ड्रोन है, वो जाके तो $4 बिलियन वर्थ के वो जो रडार्स थे, अमेरिकन के जो रडार्स थे, या फिर वो मिसाइल जो कि $1 बिलियन का मिसाइल मार के तो वो इनका ताक़ुब करते रहे इनके एक शाहिद ड्रोन का। और वो शाहिद ड्रोन जो है वो फिर भी अपनी मुकाम मकसूद पे जाके वो हिट करता रहा और कोई उसको रोकने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने बैलिस्टिक्स भी इस्तेमाल किए। उन्होंने जो शाहिद ड्रोन्स हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। ओवरऑल उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अप टू डेट टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है, उसका एक अटमोस्ट डिस्प्ले किया, जिसके तनाजुर में कि वो अमेरिका एंड वो इजराइल जिनको के मिसकंसेप्शंस थे और मिस असेसमेंट्स थी उनकी ईरान के बारे में, आई थिंक वो शशदर रह गए। और उनके शशदर रहने का मेयार यही है कि उसके बाद वो रास्ता ढूंढते रहे कि किस तरीके से हम लोग इस जंग से जान छुड़ाएं। राज साहब, एक चीज़ जो आपने देखी, सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब का जनाजा, उससे पहले उसमें जो शुरका शरीक थे, मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की, क्योंकि मैं तो इस्लाम के बड़े करीब हूँ, आप जैसे दोस्तों के बीच में पला बड़ा और बहुत सारी चीज़ें करीब से देखी। कुरान शरीफ को पढ़ने का मौका भी मिला और उसकी ट्रांसलेशन, उसमें कुछ वर्सेस, कुछ ऐसी सूरतें जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ उन्होंने रिलेट की थी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो बड़ा हैरान था कि इवन एक मुल्क के लिए जो सूरतें थी और वो कुरान शरीफ की एग्जैक्ट सूरत है, और जिसमें अलग अलग पैगाम था, जिसमें डट जाने की बात भी थी, जो मज़ाहमत की बात थी, और उसमें सच बोलने की बातें थी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अल्लाह पाक का कलाम हो और उसका वो राइट यूज़ कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी विजडम उसमें दिखाई कि हर एक मुल्क के लिए उन्होंने सेपरेट जो आयात थी वो उनको सेलेक्ट किया हुआ था। अब हमास के लिए आपको अलहदा से ऑफ कोर्स नज़र आ रही थी, फिर साथ में फ़लस्तीनियों के लिए अलहदा से नज़र आ रही थी, फिर इवन अगर आप बात करें अफ़गानिस्तान से
दो कैंप्स में से लोग गए थे, एक तो तालिबान की तरफ से, तालिबान रजीम की तरफ से भी गए थे, और दूसरे जो थे अहमद मसूद थे उनकी तरफ से भी गए थे। उनके लिए लादा से इन्होंने वो तैयार किया हुआ था। और पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स खैर सगाली की थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और उसमें अपने आप को साबित कदम रखने के और सच बोलने वाला एक मुल्क एक्सपेक्ट करते हैं। और साथ में कतर के लिए भी कदरे जो है वो टर्की वाला बड़ा मजेदार, टर्की वाला बहुत मजेदार था, और उससे सबसे बेटर सऊदी अरब का था। और ये सारे ममालिक के लिए उन्होंने बेसिकली जिस तरीके से, और मुझे चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है, और इंडिया के लिए भी उन्होंने वो कोर्स एक कफार वाली भी उन्होंने एक जो आयत है उसका भी वो रखना। इस सारे तनाजुर में एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वहाँ पे ईरान में, तेहरान में हर एक जो चीज़ है वो एक विजडम के तहत की जाती है। उसके पीछे एक विजडम होती है। एक ऐसा मुल्क जो कि सदियों की तारीख रखता है। Exactly. और वो इस्लाम से भी पहले की उसकी अपनी एक तारीख है। फिर तो अल्लाह पाक ने उनको इस्लाम का सेहरा भी दे दिया। और इसके बाद ये है कि ओवरऑल उनके पास ऑब्वियसली एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो बड़ा वाइज कंट्री और बड़ी विजडम के साथ उन्होंने अपने इस एक इंटरनेशनल फोरम था, एक पूरी दुनिया की जिसके ऊपर के नज़रें थीं, और उसको भी उस पोडियम को भी इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेजिंग की है। राजा साहब, एक चीज़ जो आपने देखी होगी शुरुआत से कि हम इधर भी जेडी वेंस थे, दीगर जो मुज़ाकराती टीम, पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया। हम ये देख रहे थे कि अमेरिकन्स एनालिस्ट, क्योंकि आपकी नज़र अमेरिकन सब पे आप बड़ी गिरफ्त है आपकी, तो हम ये देख रहे थे कि वो ईरानी जो डिप्लोमेट थे या उनके मिनिस्टर्स थे उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहीं ना कहीं अमेरिकन या डोनाल्ड ट्रंप ने भी आखिर में वो तारीफ करने मजबूर हो गए कि भाई ये है बड़े पढ़े लिखे और बड़े पेचीदा लोग, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि इतने बड़े मुल्क और फिर उनके साथ, यानी अमेरिका बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया को वो चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ कहते हैं कि भाई हम जब बात करते थे ईरानियों के साथ बड़ा टफ होता था। ये क्या वही सोच है जो खुमैनी साहब ने दी थी, या वो जो एक जदोजहद है ये वहीं से ये सोच बड़ी? और आपने देखा कि उनकी हर टीम में कोई, यानी स्कॉलर से तो कोई कम है नहीं उनकी टीम में। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें इमाम खमीनी जो थे, उनकी जो तालीमात थी, उन्होंने ये कहा कि आप ज़माने के लिहाज से जो नए उलूम हैं उनको सीखें, और लेकिन ये है कि उनके कल्चर को अडॉप्ट ना करें। उनके कल्चर को अडॉप्ट करने की बजाय उन्होंने बेसिकली उनकी जो तालीमात हैं उनको इम्प्रूव किया। अब आप ये जो 3 गिने चुने जो नाम हैं, आप डॉक्टर पज़िश्कियन को ले लें, प्रेसिडेंट जो हैं वो एक डॉक्टर हैं। हाल ही में उनको ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो डॉक्टर की जो एसोसिएशन है उन्होंने भी अज़ाज़ी डिग्री दी है उनको। फिर उसके बाद गालिबाफ देख लें, गालिबाफ जो हैं वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, एक्सट्रीम लेवल पर पढ़े लिखे इंसान है। और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर राक्षी जो हैं, उनकी तो जो एक उनकी अपनी जो रिसर्च है डॉक्टरेट की, दैट इज एंटायरली ऑन वो एक जो एक तो तारीख के ऊपर उनकी अपनी एक डॉक्टरेट है। इस सारे तनाजुर में जब उनको ये पता हो कि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये वैसी कोई शीदा मीदा उठ के नहीं आ गया जिनके साथ हम शीदे मीदे बैठ के तो 4 गप्पे मारेंगे, हा हा करेंगे और चले जाएंगे। दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस। एंड उससे पहले तक वो ऑफ कोर्स यही समझाते रहे लोगों को कि शायद हम किसी तरीके से वो शाह को ले आएंगे। वो एक नाहंजार किस्म का शाह जो है वो यूरोप में फिरता रहता है और वो ये कहता रहता है मुझे वापस आप किसी, जिसके बारे में अक्सर ये कहता हूँ कि उसके नाक पे तकरीबन 2 मरले का प्लाट बन सकता है। और वो जो शाह, हाँ एग्जैक्टली, और वो जो शाह, मैंने बेसिकली इस बारे में ये भी कहा था कि किसी ने लिखा हुआ था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस मैन टू बी द नेक्स्ट शाह ऑफ ईरान। तो मैंने वहां पे नीचे लिखा हुआ था नोज। तो वो नाक जो है वो क्राइटेरिया है इसका, अदरवाइज तो और तो कुछ नहीं। राजा साहब, जंग ने पूरी दुनिया को यानी परेशानी में मुब्तला किया था और उसके असरात अब भी हम महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया हमें उस पर फख्र है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं इस रोल को? तमाम तरह हालात ऐसे नजर आते कि चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान को, और फिर कतर का
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत। लेकिन इतना बड़ा सहरा रब ने हमारे सर रखना था, इसको इस किरदार को आप पाकिस्तान के कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वी वर इवन इंटरनली पॉलिटिकली प्लेस्ड इन अ वे। हम लोग पाकिस्तान सिंस लास्ट ईयर मई 2025 की जो वॉर है ना, उसके फौरन बाद से हमने एक टेंडेंसी देखी। आई ऑब्वियसली क्लोजली वॉच डिप्लोमेसी, और उसमें मुझे एक ही चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस थी पाकिस्तान की उस वक्त, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिप्लोमेसी जो है उसकी एप्लीकेशन की। पाकिस्तान कन्वेंशनल डिप्लोमेसी पे नहीं चल रहा था, मिलिट्री डिप्लोमेसी पे चल रहा था। सिंस लास्ट ईयर पाकिस्तान हैड अप्लाइड मिलिट्री डिप्लोमेसी इन एवरीथिंग, और वही हमने ये देखा कि रीजनल एस्पेक्ट पे भी हमें मिलिट्री डिप्लोमेसी की जो एप्लीकेशन है वो हमें नज़र आई। वहाँ पाकिस्तान बड़ा ही बेहतरीन तरीके से प्लेस था। ये ब्रेन चाइल्ड जो थी ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की, ऑफ कोर्स वंस अगेन आई विल गिव क्रेडिट टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ही वाज ईगरली applying military diplomacy not because he wanted the center stage, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर था। हम ये नहीं चाहते कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे एक और कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले ले, और जिस तरीके से पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इनसिक्योर रहता है सीरिया और इराक की वजह से, इंक्लूडिंग ईरान, उस तरीके से ईरान के भी इस तरह होने से हम भी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मजीद इनसिक्योर हम हमारे लिए मसाइल। हाँ, ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिस तरीके से, क्योंकि जब भी आप दो पार्टीज के बीच में आप उनको करीब लाना चाहते हैं फॉर टॉक्स, यू हैव टू हैव अ बेसिस ऑफ इट कि आप ओवल ऑफिस के करीब कैसे जाएंगे और आप तेहरान के करीब कैसे जाएंगे। ओवल ऑफिस के वो करीब गए लास्ट ईयर थ्रू क्रिप्टो डिप्लोमेसी। उसकी वजह यह है कि बिलाल बिन साकिब जो कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो गुरु हैं, उनकी दोस्ती, बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी जैक विटकॉफ से। जैक विटकॉफ जो हैं वो इनके पुराने क्लास फेलो हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये दोनों इकट्ठे पढ़े, फिर उसके बाद इन्होंने इकट्ठे बिजनेस भी किया क्रिप्टो में। जैक विटकॉफ इज सन ऑफ स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ इज अ हाउस होल्ड नेम ऑफ ट्रंप के वो एक राइट हैंड समझे जाते हैं, इसीलिए उनको वो स्पेशल एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन द मिडल ईस्टर्न अफेयर्स हैं। तो वो उनका इस तरीके से प्लेस्ड होना, एंड देन मेरे ख्याल में बिलाल बिन साकिब ने भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, एंड ही इज एन इमर्जिंग यंग मैन फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इन फ्यूचर डिप्लोमेसी ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान के साथ वक्तन फवक्तन पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था, उनको करीब ला रहा था। पिछले जो प्रेसिडेंट थे वो भी पाकिस्तान का दौरा करके गए थे, फिर उसके बाद से ऑफ कोर्स हमने ये देखा कि एक पॉजिटिव टेंडेंसी दोनों ममालिक के बीच में जारी थी और एक पॉजिटिव कोऑपरेशन था। जिस तनाजुर में पाकिस्तान को इस तरफ भी लीवरेज थी और ओवल ऑफिस में भी लीवरेज थी, उसको पॉजिटिवली पाकिस्तान ने गेन किया, और उस तनाजुर में पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री था जो कि वेल प्लेस्ड था, क्योंकि शुरू में तो कतर भी was under attack. Yes. तो इस सारे तनाजुर में पाकिस्तान was well placed, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और साथ में सऊदी अरब को भी एक क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और पाकिस्तान की एडवाइस पे जब उनके यहाँ को फॉल्स फ्लैग्स अटैक्स भी होते रहे तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल चुप रहे, और उसकी वजह ये है, ये क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है, ये भी क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने। इधर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आपने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हो रही जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, जैसे सऊदी को ईरान के मुखालिफ खड़ा करना था, फिर पाकिस्तान का इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है, मैं चाहता हूं उसको अगर आप एक्सप्लेन करें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक पॉजिटिव रास्ता अपनाना, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे थे कि सऊदी अरब भी तैयार हो रहा है जंग में कूदने को, इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान ने प्ले किया? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो उसका कोई सीजन नहीं है, वो 12 महीने चलती है। ये वो दोस्ती है कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके भी करता है तो उसके बाद सैंक्शंस लगती हैं पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान फ़ोन नहीं करता सऊदी अरब को। उस वक्त के जो
वलीअहद थे वो खुद पाकिस्तान को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि परेशान नहीं होना। और जब उनको फ़ोन आता है बिल क्लिंटन की जानिब से कि आप पीछे हट जाएं, तो वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट सकते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, हमारे बरादराना तल्लुकात हैं, उनसे हम लोग पीछे नहीं हट सकते। तो उस वक्त हमने ये देखा कि डेफर्ड पेमेंट्स पे फ़ौरन पाकिस्तान को ऑयल भी आ जाता और पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि एकदम से डूम होने लगी थी वो बच जाती है। हर एक जगह पे, हर एक मुकाम पे सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ। एट द सेम टाइम ये जो जंग थी, इसमें अगर देखा जाए तो अगर शाहिद ड्रोन था तो उसके मुकाबले में लूकस ड्रोन भी बन गया था। लूकस ड्रोन जो है उसको उजलत में उन्होंने बनाया, ये बिल्कुल शाहिद ड्रोन की कॉपी है और एग्जैक्ट कॉपी है। और वो लूकस ड्रोन जो है वो डिफरेंट डेस्टिनेशन से फायर होते रहे कि किसी तरीके से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली सऊदी अरब, वो इस जंग में घुसाएं ताकि हर तरफ जो है वो लड़ाई चलती रहे और इजराइल के जो डिज़ाइंस हैं वो पूरे होते रहे। तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो आपस में लड़के ख़त्म हो जाएं और इजराइल इनके ऊपर आके कब्जा कर ले। ओवरऑल उनके अब ये दौरे जदीद है, इसमें जो वेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टाइल के, वो कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर के नज़र रखनी होती है। पाकिस्तान ने और चाइना ने इसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया। दोनों ममालिक की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एज वेल, दे हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन एनी प्रोजेक्टाइल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट। और उस प्रोजेक्टाइल की जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो शेयर की जाती रही सऊदी अरब के साथ। इस हद तक दोनों की शेयरिंग चलती रही, पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की, जिसके तनाजुर में कि ऑफ कोर्स सऊदी अरब को ये पता था कि दीज आर फॉल्स फ्लैग अटैक्स एंड somebody somewhere sitting somewhere wants us to get into this war and that is why they did not go for it. Pakistan played a very positive role and I think this is how this should be done. And एक और बात, at the same time अगर हमारी तरफ से वेपन्स तगड़े हैं, अगर हमारी तरफ से इंटेलिजेंस तगड़ी है, अगर हमारी तरफ से फौजें तगड़ी हैं, तो उस तरफ से जेब बड़ी तगड़ी है। अब हुआ ये कि जो लेक लुसीन है जहाँ पे के कतर ने ऑफ कोर्स टॉक्स करवाई, वहाँ पे हमने ये देखा कि अचानक से जो डेडलॉक आ रहा था वो इस चीज़ पे आ रहा था। पाकिस्तान ऑब्वियसली वाज सिटिंग इन द टॉक्स, तो जो डेडलॉक आ रहा था वो ऑफ कोर्स इन चीज़ पे आ रहा था कि कंपनसेशन नहीं मिल रही ईरान को। तो उस तनाजुर में ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाज शेयरिंग एवरीथिंग विद सऊदी अरेबिया। तो सऊदीज़ ने, मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेट अवे चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कहा कि डोंट वरी अबाउट द मनी, यू डू, जहां पे तुम कह दोगे वो पैसे हम कर लेंगे, अगर हमें खुद भी देने पड़े, यू हैव अ गो हेड फ्रॉम अस, तुम कमिट कर देना, आप वहां पे कमिट कर दें, पैसे जाने और हम जाने। यानी कि सऊदीज जो हैं उन्होंने ये तक भी कहा कि पैसों का अगर किस्सा है ना कि जिसके तनाजुर में पीस किसी तरफ नहीं जा रहा, तो वो पैसे हम देने को तैयार हैं, आप हाँ कर दीजिएगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ दोनों मुल्कों के बीच में इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन है, आई थिंक दिस इज मार्वलस। यानी बीच में जो रुकावटें थी, आज मैं कल देख रहा था कुछ वीडियोस जिसमें मैं देख रहा था कि इस जंग में सऊदी के ज्यादा एनालिस्ट ईरान के हक में आए थे। और उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी उसने काम दिखाया कि भाई आप से पॉजिटिव करें, हालांकि अरब अमारात से बड़ी नेगेटिविटी शो की जा रही थी। तो उसका उनको नुकसान भी हुआ और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने वो $3 अरब भी दिए कि भैया हमें माफ कर दो। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है पाजी, क्या देखते हैं, क्योंकि दुनिया पर आपकी नज़र होती है, बड़ी गहराई से आपका तजिया होता है जिसको हम सब सुन के बहुत सारी हमें भी नॉलेज मिलती है। हम इस खिते में देखते हैं ईरान ने अपने आप को मनवा दिया, इसराइल और इनको बैकफुट पे धकेल दिया। आने वाले दिनों में उसकी सियासत, उसकी मईशत, उसकी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक जो अभी टॉक्स हो रही हैं जो कि 60 डे का जो रोड मैप था उसके तहत हो रही हैं। दो ममालिक की, पाकिस्तान की और कतर की जो एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं निगोशिएशंस की, वो बैठे हुए हैं, वो इसके ऊपर सर जोड़ के लगे हुए हैं और दोनों तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं, यूएस की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। कुछ मामला जो हैं, हुर्मुज़ तो बिल्कुल ओपन है, लेकिन ये है कि वो जो पॉलिटिकल रेट्रिक है वो दोनों तरफ से जारी है, जिसके तनाजुर में कि अचानक से वो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। दूसरे जो मामलात हैं, सबसे अहम मामलात
जो कि जिसके ऊपर के डेडलॉक जो है वो अचानक से उसके ऊपर इफेक्ट होता है, लेबनान का इशू जो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर उसको ओवरकम करना चाहिए, और ये अमेरिका कर सकता है। वाशिंगटन जो है उसको शट अप कॉल देनी चाहिए तल अवीव को, एंड तल अवीव इज पिवटल इन टर्म्स कि वो एक स्पॉइलर हैं, वो ही स्पॉइल कर सकते हैं सारी डील को। जहां पे बात है कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो $6 बिलियन, अमेरिका जो है वो लिक्विड कैश तो नहीं देगा, लेकिन ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स की मद में इट इज़ रेडी कि आप हमसे प्रोडक्ट्स खरीदें, गंदम खरीद लें, जो खरीदना है खरीदें, वो आपके $6 बिलियन जो हैं वो कवर हो जाएंगे इसमें, और वो आगे भी इसको रिलीज़ करते रहेंगे, क्योंकि ये रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप ये आगे जाएंगे, और आगे आने वाले दिनों में फ्रोजन एसेट्स भी सारे इनके कवर हो जाएंगे, और साथ में इनकी जो कंपनसेशन है वो भी इनको मिलना शुरू हो जाएगी, और वन बाय वन इनकी जो सैंक्शंस हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक बैरियर्स वो जो हैं वो सारी की सारी भी कवर होती रहेंगी। अगले आने वाले जो 50 दिन है, 10 दिन गुजर गए, 50 दिन जो हैं उनमें हमें ये नज़र आएगा कि एक तरफ से ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की जो एनरिचमेंट थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो गिव अप कर देंगे, और जूं वो करते रहेंगे दूसरी तरफ से हमें ये नज़र आएगा कि इनके तमाम की तमाम जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी इनको मिलते जाएंगे, फिर पीस भी आएगा, और ये जो है ये एक परमानेंट पीस की तरफ जाएगा। दूसरी जो मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन है और नवंबर में, उससे पहले उनको इस चीज़ का पता था। उमूमन वो मिड टर्म्स के लिए एपेक्स से हेल्प ले लिया करते थे, जो अमेरिकन इजरायली लॉबी है उससे वो हेल्प ले लिया करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो काम नहीं कर रही, क्योंकि ऑन द ग्राउंड वो भी 55-45 का अगर कोई गैप हो तो उसको कवर कर सकते हैं, 80 और 20 का गैप वो कवर नहीं कर सकते। इस वक्त जो 80% लोग हैं, 80% अवाम है यूएस की, वो ट्रंप के खिलाफ होती है, तो वो उसको ऑफकोर्स कवर करने के लिए ये एक निब डाउन करना चाह रहे थे कि ये पीस वाज रिस्टोर्ड बाय मी, तो वो ताकि मिड टर्म किसी तरीके से इनका आसानी से गुजर जाए। अगर तो वो गुजर जाता है तो इसके बाद तो इनके पास कोई प्रेसिडेंशियल चांस नहीं है, एंड एप्स्टीन फाइल्स में नाम भी है। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर ये किसी तरीके से सबको चकमा दे के तो अपने आप को गुडी गुडी शो करके कि मैं पीस का बहुत बड़ा पैकर हूं, और उसके तनाजुर में अगर मिड टर्म जीत लेते हैं और अपनी जो पोजीशन है 2 साल के लिए मजीद सस्टेन कर लेते हैं, तो उन 2 सालों में मेरे ख्याल में शायद कुछ ये ऐसी चीज़ें करेंगे, दोबारा से शरारत करेंगे ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन यह है कि ईरान को ये चीज़ समझ लग चुकी है, वो अपनी जगह पे अपने आप को प्रिपेयर रखे हुए हैं, और इस वक्त तक अगर जो उनकी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी तो आने वाले वक्तों में तो इट इज़ गोइंग टू मज़ीद इंक्रीज़ होगी। एट द सेम टाइम I think this is a time gainer from Israeli side. Israel की जो shortcomings थी in terms of their Iron Dome and in terms of their Patriots and वो THAAD and ये जितनी उनकी shortcomings थी वो उनको पूरा करेंगे, और कोई ऐसा आसान और सस्ता हल लेके आएंगे जिससे कि शाहिद ड्रोन का और मिसाइल्स का कोई हल निकाला जा सके। ओवरऑल ये टाइम गेनिंग टैक्टिक भी हो सकती है, लेकिन आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई हैव गुड होप्स कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तान की जानिब से ये सस्टेन करेगा, और मिडल ईस्ट में जो पीस है वो सस्टेनेबल पीस होगा, रादर देन कि वो किसी के सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन जीतने की हद तक रहे। बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब, आपने वक्त दी और आपकी गुफ्तगू हम सब के लिए बड़ी कीमती है, और इससे बहुत कुछ सीखने को नाज़रीन को भी मिलता है। दोस्तों ऐसी कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मेहमानों से और ख़ासकर जो इस पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू के लिए उनको बुलाएंगे, और कोशिश ये भी होती है कि भाई साहब आपके जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं वो यकीनन हमें हौसला भी देते हैं, हमारे जो कोताहियाँ हैं उसको भी हम आपके कमेंट्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि वो दूर हों। बहरहाल उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।